नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। आज का टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है और मैं बात करने जा रही हूँ मनोदर्पण के बारे में। तो मनोदर्पण आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस कैसे फॉर्म होते हैं और कैसे क्वेश्चन बन करके आपको एनालिटिकल थिंकिंग का यूज करना है ताकि आप सवाल को समझ पाए। पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे की वीडियो को प्रोसीड करेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों शब्द भाषाओं में बाइलिंगुअल आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और पीडीएफ कहाँ से आपको ये मिलेगी? ये पीडीएफ मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल बीट द कंपटीशन का, तो वहां से जाकर के आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। तो देखिए, मनोदर्पण जो है वो बेसिकली यहाँ से जो ट्रेंडिंग टॉपिक एक बनता है, आपको सबको ध्यान में होगा जो बच्चे केवीएस के पेपर में फेब में बैठे होंगे, मनोदर्पण से हर एक शिफ्ट में सवाल आया ही आया है। हालांकि कोविड के टाइम पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन मनोदर्पण काफी एक अहम रोल माना जाता है एजुकेशन में, ताकि बच्चे जो है उनके न सिर्फ माइंडसेट को हम समझ पाते हैं, बल्कि उनके माइंडसेट को समझ करके हम उनके आइडियाज को, उनके मेंटल हेल्थ को, इंटेलेक्चुअल लेवल को और भी ज्यादा ग्रो अप कर सकते हैं। ये पहली बात। दूसरा सवाल यहाँ से बनता क्या है, क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं मनोदर्पण से? सवाल ये बन सकते हैं कि किसने इंट्रोड्यूस किया, कब किया, इसका परिप्रेक्ष्य क्या है। आदर्शन रीजन से सवाल पूछा जा सकता है कि भाई कारण क्या है, कथन क्या है, सही गलत क्या है, या फिर इसको किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, किस कक्षा के लिए इंट्रोड्यूस किया गया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। यहां से सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ये एमएचआरडी की साइट से लिया गया है, जो अब आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है। ये इंडियन गवर्नमेंट की ऑथेंटिक वेबसाइट है, वहां से भी आप जाकर के पढ़ सकते हैं इसको। आत्मनिर्भर भारत इसका स्लोगन था। और मनोदर्पण को जब आप तोड़ेंगे इस पूरे वोकैबुलरी को, तो आप देखेंगे कि इसका मतलब है कि मन का दर्पण, यानी कि आप किसी भी बच्चे के उसके मन को बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से समझ पाए। तो मन किससे जुड़ा है? आपके आइडिया से, आपके मेंटल हेल्थ से, आपके वेलनेस से। और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स क्या है, आने वाले फ्यूचर में भावी हमारे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि देश को एक नया रंग रूप देने वाले हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा सवाल बनेगा यहाँ से कि कोविड में ही आउटब्रेक हुआ है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं, जिसको कि ध्यान में रख करके मनोदर्पण जैसी थीम को और स्कीम को, आत्मनिर्भर भारत को इसके अंडर में लॉन्च किया गया था। ये निशंक जी जब हमारे उस वक्त में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में मिनिस्टर थे, तब के टाइम पे इसको लॉन्च किया गया था। और आप देखेंगे कि 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। ये डेट मैंडेटरी नहीं है लर्न करनी, बस 2020 याद रखिएगा। 2020 का टाइम आप सबको पता है कि फर्स्ट वेव ऑफ कोविड रहा, तो उस टाइम पे मनोदर्पण को लॉन्च किया गया था। तो प्लेटफॉर्म क्या इसका काम है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देता है बच्चों को, यानी कि मनोवैज्ञानिक जो सपोर्ट होना चाहिए बच्चों को वो बिल्कुल दिया जाता है। और साथ में जो टीचर्स हैं और साथ में जो फैमिली के लोग हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, उनको बच्चों के मेंटल हेल्थ को लेकर के और उनके इमोशनल वेलबींग को लेकर के, भावुकता को लेकर के जो है काफी ज्यादा उनको अवेयर किया जाता है, समझाया जाता है। क्योंकि कोविड में आप सबको पता है कि एक घर में रह करके अचानक से चीजें रुक गई थी, बच्चों का विकास रुक गया, पढ़ाई लिखाई रुक गई। तो वैसे में कहीं ना कहीं अध्यापकों का और फैमिली मेंबर्स का अपना एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो मनोदर्पण में यहाँ पर दिखाई दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की अगर मैं बात करूं तो एमएचआरडी के अंडर इसको लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री जो है आपकी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की, अब इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से ही सिर्फ जाना जाता है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अगर अब आपसे सवाल पूछा जाए कि मिनिस्ट्री मनोदर्पण किसके अंडर लॉन्च किया गया, तो एमएचआरडी के अंडर। अगर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आता है तो भी ऑप्शन सही रहेगा, अगर दोनों आते हैं तो एमएचआरडी सही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो मनोदर्पण का इनिशिएटिव क्या है, किसके अंडर में? आत्मनिर्भर भारत के अंडर में, ताकि हम हिंदुस्तान में लोगों को और स्टूडेंट्स को, बच्चों को काफी हद तक क्या बना पाए, इंडिपेंडेंट बना पाए। इसका एम क्या है? अगर आपका सवाल है कि भाई एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, एक ही बात है। इसका क्या काम है? प्रोवाइड करना है साइकोलॉजिकल यानी साइको सोशल, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दोनों तरीके से बच्चों को सपोर्ट देना है। कौन सपोर्ट देगा? फैमिली के लोग सपोर्ट देंगे, टीचर सपोर्ट देंगे, ताकि उनकी मेंटल हेल्थ जो है कोविड-19 की वजह से जो बिगड़ी हुई है, आइसोलेशन में रह करके, अकेलेपन की वजह से, वो सुधर सके। ये हिंदी में आप पढ़ पाएंगे, हिंदी में बिल्कुल मैंने वही बात समझाई है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना इसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है। आपका ऑब्जेक्टिव से सवाल पूछे, इंपॉर्टेंस से सवाल पूछे, नीड से सवाल पूछे, आदर्शन रीजन से सवाल आए, उसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये जो आपको पूरा का पूरा फ्रेम नजर आ रहा है, ये मनोदर्पण की वेबसाइट को जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो ऐसा ही एक आपको नजर आने वाला है, जो नेक्स्ट स्क्रीन होगी।
इसका इनिशिएटिव बिल्कुल आत्मनिर्भर भारत के अंडर लिया गया था। कोविड-19 के दौरान साइको सोशल सपोर्ट को जो है सुधारना था, मेंटल वेलबींग को सुधारना था और एड्रेस करना था क्या बच्चों के मेंटल हेल्थ को। तो ये जो आपको हेल्पलाइन नंबर दी गई है, हालांकि इतना ही जानिए, अब जरूरत नहीं है आपको जानने में। कई बार दर्शन रीजन में सवाल पूछ लेता है कि भाई क्या कोई हेल्पलाइन नंबर दी गई थी, कौन कैसे सहायता करता है। तो अगर बच्चों को कोई मानसिक समस्या हो रही है, अगर उनको कोई सोशल समस्या हो रही है, अगर वो आइसोलेशन में है, तो इस नंबर के ऊपर कॉल करके बहुत सारे अध्यापक और काउंसलर्स उनकी मदद कर पा रहे थे, उनको इस समस्या से उबार पा रहे थे जो कि उनको बंद घरों में रह करके आइसोलेशन में फील हो रहा था। ठीक है, टेक्नोलॉजी ड्राइवन एजुकेशन विद इक्विटी पोस्ट, कोविड का जो टाइम था उसमें आत्मनिर्भर भारत के अंदर हमने ये भी तय किया, क्योंकि भारत कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन की बात करता है, यानी भारत में टेक्नोलॉजी को इन्हांस इंट्रोड्यूस करने की बात रही। आप सबको पता है कि कोविड-19 के बाद से किस तरीके से हिंदुस्तान में एक प्रचलन बढ़ा ऑफलाइन से ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ, यानी बच्चों के स्कूल ऑनलाइन हो गए, कॉलेजेस ऑनलाइन हो गए, मटेरियल ऑनलाइन हो गए, जो है ऑफिसेज ऑनलाइन हो गए, जूम के थ्रू मीटिंग्स होने लग गई। तो बहुत सारी चीजें आप देखेंगे कि लोग और बच्चे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए मोबाइल फोन और डेटा के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी का इसमें क्या रोल है, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है रोल को लेकर के। तो क्या रोल है यहाँ पर कि कहीं न कहीं ये न्यू करिकुलम जो हमारा पेडागोगी की जो हम बात करते हैं, नेशनल करिकुलम एनसीएफ, ठीक है, 2022 में भी एनसीएफ, 23 वाला भी एनसीएफ आया है, उसके बारे में भी बात करेंगे हम। तो मनोदर्पण का काम मैंने बता ही दिया कि सामाजिक और मानसिक सुधार तो करना ही है, मेंटल हेल्थ को भी सुधारना है, भावुकता को लेकर के जो भी लॉन्च कर सकते हैं आइडियाज वो लॉन्च करने हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि 21st सेंचुरी में कहीं ना कहीं नीड है, किसकी नीड है, ग्लोबल की, वैश्विक नीड है, इंटीग्रेटेड है, मतलब कि ग्लोबली अब जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे अगर आप अमेरिका में बैठे हैं, हिंदुस्तान में बैठे हैं, तो टेक्नोलॉजी कैसे रोल प्ले कर रही है। आज जो दूरी है कहीं ना कहीं लोगों के बीच में खत्म होती नजर आती है। हर एक लेवल पे आप देखिए कि मोबाइल फोन्स हैं, जूम की मीटिंग्स हैं या फिर व्हाट्सएप कॉल्स हैं, ट्रांजेक्शन्स की बात करें हम तो सेकंड्स और मिनटों में काम हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसको लॉन्च करने का इनिशिएटिव लेने का सबसे बड़ा कारण था एजुकेशन में कि बाहरी देशों में जो टेक्नोलॉजी बच्चे पढ़ रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट इन्वेंशन, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, उसको हम कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस कर पाए। इसलिए आपने देखा होगा कि आईसीटी का प्रचलन बहुत हद तक बढ़ता नजर आया आपको। और 21st सेंचुरी का स्किल रिक्वायरमेंट भी था, यानी कि बच्चों को स्किल्ड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है अध्यापकों के साथ साथ। आगे आप देखेंगे जो हम एफएलएन की बात करते हैं, इसको मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगी, इन शॉर्ट आप समझ लीजिए। कई बार आदर्श निगम में पूछ लेता है कि भाई न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क में इसका ज्यादा रोल है कि एफएलएन में ज्यादा इसका रोल है, तो दोनों में ही इक्वली रोल है। एफएलएन क्या है, फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी मिशन का काम करता है, यानी कि ये चेक करना कि भाई जो फाउंडेशन है, जो शुरुआती बुनियादी हमारी शिक्षा है, उसमें बच्चे कितना बेहतर सीख पा रहे हैं। मान लो कोई बच्चा है यहाँ पर 1 से लेकर 5वीं तक का बच्चा है, उसको आप सही से शिक्षा नहीं दे रहे, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि 6ठी क्लास में जाकर के या 12वीं क्लास में जाकर के उसका जो फाउंडेशन है, जो उसका अगर उसको यही नहीं पता है कि 2 + 2 = 4 होता है और 12वीं तक वो इसीलिए स्ट्रगल कर रहा है कि 2 + 2 = 4 होता है कि नहीं होता, तो फाउंडेशनल लर्निंग जो है, लिटरेसी जो है कितनी खराब है, ये आप काफी हद तक देख पाएंगे। न्यूमरेसी मिशन का मतलब है कि ये इंश्योर करना है कि हर एक बच्चा जो है लर्निंग इंश्योर कर पाए। जैसे कि केवीएस में आजकल आपने देखा होगा कि बाल वाटिका की एजुकेशन में कितनी ज्यादा रोल प्ले किया जा रहा है। एनसीएफ में हम देखें, एनईपी 2022 में अगर हम देखें तो बहुत सारी चीजों में यहाँ पर फाउंडेशनल बेसिक लर्निंग के ऊपर बहुत हद तक फोकस किया गया है। लर्निंग ऑफ लेवल्स को बढ़ावा दिया गया। आपने सबने देखा होगा 533+4 का जो फॉर्मूला आया है इस बार हमारा एनईपी में, तो वो भी कहीं ना कहीं एक अच्छा रोल प्ले करता है। तो आप देखिए कि ये जो लर्निंग लेवल्स है उसको हमें इंट्रोड्यूस करना है ग्रेड 5 तक 2025 तक। कितना, ताकि हम बच्चों को कम से कम 50% बच्चों को, 50% बच्चों में जो है एफएलएन को और एनसीएफ की जो नीड्स है, क्या क्या नीड्स है, सोशल साइकोलॉजिकल एनहांसमेंट, इंटीग्रेटेड अप्रोच, टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट, स्किल डेवलपमेंट, सारी चीजें जो है उनके अंदर डाल पाए। एटलीस्ट 50% हम ऐसे आवाम को, ऐसे बच्चों को हम क्रिएट कर पाए जो कि हमारे आने वाले भविष्य के लिए एक अच्छा खासा रोल प्ले करते हैं। ये आप देखेंगे नेक्स्ट मनोदर्पण को अगर मैं कंक्लूड करूं तो कंक्लूजन में हमने ये जाना कि भाई 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया, एमएचआरडी के अंडर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, निशंक साहब उस टाइम हमारे मिनिस्ट्री में थे एजुकेशन में, और इसका काम क्या, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट करना, मेंटल हेल्थ को चेक करना। कौन क्या चेक करेगा, यहाँ पर टीचर चेक करेंगे। काउंसलिंग का एक नंबर दिया हुआ, तो बच्चे यहाँ पर फोन करके जाकर के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते थे, काउंसलिंग सेशन ले सकते थे, सवाल पूछ सकते थे, ये सारी चीजें कर सकते थे।
और यहाँ पर पेरेंट्स का भी उतना ही रोल था। कोविड के टाइम इसको लॉन्च किया गया था। काम क्या था, एडवाइजरी करना, प्रैक्टिकल टिप्स देना, जैसे मेडिटेशन कीजिए, वॉक कीजिए, खेलिए। कोविड के टाइम पे क्योंकि चीजें काफी बाउंड हो गई थी, पोस्टर्स बनाइए, पॉडकास्ट कीजिए, वीडियोस बनाइए, ठीक है। बहुत सारे आपके जो क्वेश्चंस है उसको खत्म कर पाए। जूम के थ्रू भी यहाँ पर काउंसलर्स और जो भी साइकोलॉजिस्ट थे वो मीटिंग्स करते थे बच्चों के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखेंगे कि साइकोलॉजिकल सोशल सपोर्ट में किसके सपोर्ट की नीड है, पेरेंट्स की तो है ही, यहाँ पर बच्चों का और साथ में टीचर्स का भी उतना ही रोल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। क्या क्या गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया, गवर्नमेंट ने यहाँ पर प्रोवाइड किया, स्पेशलिस्ट प्रोवाइड किए ताकि स्ट्रेसफुल जो टाइम बच्चों के अंदर बीत रहा है उसको समाप्त किया जा सके। लॉकडाउन में ये बस सब बताया गया कि किस तरीके से आप चीजों को खत्म करके, बाउंडेशन को खत्म करके अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, और ये भी बताया गया कि आपको क्या कुछ नहीं करना है कोरोना वायरस से बचने के लिए, किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये सारी जो इंस्ट्रक्शन थी मनोदर्पण के अंडर दी गई थी। सीबीएसई के अंडर इसको लॉन्च किया गया था, जो आप ध्यान में रख सकते हैं। तो काफी एक अच्छा खासा रोल प्लेइंग नेचर ये रहा। कंक्लूजन मैंने बता दिया है, सवाल क्या क्या बन सकते हैं वो भी बता दिया। हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ आपको बिल्कुल अवेलेबल हो जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक में है, वहां पर जाकर के आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट में यहाँ पर एक अच्छे खासे टॉपिक्स को आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। एफएलएन अभी बाकी है हमारा, और साथ में एनसीएफ को भी और एनईपी को भी मैं आपको यहाँ पर डिटेल में पढ़ाऊंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग विद मी। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, और कोई भी अगर क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो जरूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।